भूख मिटाना, उनको सुरक्षित पहुंचाना, ये काम किया। और इस जनरल काउंसिल में बहुत सारे फैक्ट्स जो हमको नहीं भी मालूम थे वो हमारे सामने आए। So always to remember, AITUC not only stands with workers, उनकी वेज इशू पे लड़ने के लिए, उनकी सोशल सिक्योरिटी पे लड़ने के लिए, उनके काम के स्थान पे सुरक्षा के वास्ते, उनके बुढ़ापे की पेंशन के वास्ते, नॉट ओनली दैट, डे टू डे उनका प्रॉब्लम कोई आएगा तो वर्किंग क्लास के लिए और उसके साथ साथ हर समाज का जो हिस्सा है उसके लिए हमारी ट्रेड यूनियन, उसकी लीडरशिप हमेशा खड़ी रहेगी। ये एक बार फिर इस कोविड पीरियड में हमारी AITUC ने करके दिखाया and several of these stories have been told by our comrades. हमारा AITUC सेंटर कंटिन्यूअसली एक्टिव रहा लॉकडाउन पीरियड में। हमारे स्टेट लीडरशिप, डिस्ट्रिक्ट लीडरशिप इसमें एक्टिव रही। इस बात को फिर से यहाँ पर दोहराया गया। हमें मालूम था हर कोई हेडक्वार्टर में कांटेक्ट नहीं कर सकता, तो हम लोगों ने अपने स्टेट लीडर्स के टेलीफोन नंबर्स पूरी जनरल काउंसिल को भेज दिए थे और स्टेट कमेटीज को भेजे थे। अपने स्टेट लीडर्स जो थे जनरल सेक्रेटरीज, उनके नंबर्स कि किसी भी स्टेट में किसी भी स्टेट के साथी फंस गए हैं वो उस स्टेट में उस जनरल सेक्रेटरी से कांटेक्ट करें। तो बहुत सी इंफॉर्मेशन आज हमें यहाँ मिली है कि उसका बहुत बेनिफिट हुआ। कॉमरेड्स ने डायरेक्टली कांटेक्ट किया और बताया कि हमारी स्टेट के इतने कॉमरेड आपकी स्टेट में इस जगह पे फंसे हैं, उनकी मदद कीजिए। कमेंडेबल जॉब वाज डन बाय AITUC लीडर्स एट ऑल लेवल्स। इसका हमने यहाँ पर संज्ञान लिया है अपनी जनरल काउंसिल की मीटिंग में। एनी फ्यूचर natural disasters or man-made disasters, AITUC will remain prepared. Governments can fail people, but AITUC will not fail the people. This we established and we will continue it. और इसलिए सरकार के फेलियर को उसको हमने उजागर किया है। अपनी जो रिपोर्ट जनरल काउंसिल में हम लोग कलेक्टिवली अडॉप्ट करेंगे उसमें हमने चर्चा किया। हम ये जानते हैं कि हम सब लोग 42nd कॉन्फ्रेंस जो AITUC का होना था LFP केरला में, उसकी प्रिपरेशन में थे। हम सब लोग तो रिजर्वेशंस करवा चुके थे ऑल ओवर इंडिया से। आप में से बहुत सारे लोग जो इस वक्त वर्चुअल मीटिंग में जुड़े हैं, आप भी बहुत सारे डेलीगेट थे। सभी तो तैयारी कर रहे थे और तभी मार्च में ये लॉकडाउन शुरू हुआ विदाउट गिविंग एनी प्रॉपर नोटिस विदिन 4 आवर्स। 1 अप्रैल से हमारा कॉन्फ्रेंस शुरू होना था। तो अब ये 2 साल का पीरियड हमारा नए तरीके के अनुभवों में, नए कष्ट में, उससे जूझने में, नई टेक्नोलॉजी को सीखने में, उससे कनेक्टिविटी बनाने में, ये सारा पीरियड उसमें गुजरा। और अब हम इस काउंसिल में डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा एजेंडा है कि हमारी जो नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस जो होने वाली थी, 42nd सेशन होने वाला था, वो LP में कौन सी डेट्स में क्या वेन्यू वही रहेगा और कौन सी डेट्स में हम वो कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उसकी फॉर्मुलेशंस क्या होंगी, क्या हम वहाँ कॉन्फ्रेंस में करेंगे, उसका किस टाइप का एजेंडा लेंगे और उसमें पार्टिसिपेशन कैसा करेंगे, वो सारा जिक्र होगा। लेकिन उसके लिए हम एजेंडा जो तय कर रहे हैं उसकी डिस्कशन यहाँ जनरल काउंसिल में कर रहे हैं। और वो हमारा शुरू होता है इसी बात से कि अभी अभी ताजा बजट पेश हुआ है और बजट पेश होने पे इस सरकार का जो मुखौटा है दिन ब दिन खुलता गया। दिन ब दिन उनका चेहरा सामने आता जा रहा था 2014 से, और अभी तो बिल्कुल ही वो नंगे हो गए हैं। हिंदुस्तान के प्लानिंग कमीशन को तो वाइंड अप किया था ही, हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर को वाइंड अप करने के रास्ते पे तो निकले थे ही। देश के तरह तरह के कानूनों के ऊपर आघात तो किया था ही उन्होंने, लेकिन अब तो उन्होंने बजट का भी मजाक बना दिया। 1 ईयरली बजट होता है, लेखा जोखा देना होता है, फाइनेंस मिनिस्टर ने बताना होता है कि उसने पिछले बजट में जो प्रॉमिसेस किए पूरे किए या नहीं किए, कहां पर घाटा रहा,
कहाँ दिक्कत रही और अब रेवेन्यू कितना आने वाला है, तो प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर कैसा होगा, नथिंग ऑफ द सॉर्ट। नरेंद्र मोदी सरकार ने केवल प्लानिंग कमीशन को ही नहीं खत्म करके नीति आयोग बनाया। जो नीति आयोग इंस्टेड ऑफ जो प्लानिंग कमीशन का एजेंडा होता था कि आने वाले दिनों में कौन से समाज के हिस्से अभी भी डेवलपमेंट मांग रहे हैं, उनके लिए कितना सुनिश्चित होना चाहिए। प्लानिंग कमीशन सरकार को रिकमेंडेशंस देता कि इन सेक्शंस के लिए अभी बहुत कमती है, इस सोशल सेक्टर की स्पेंडिंग कितनी होनी चाहिए, पब्लिक सेक्टर की हेल्थ कैसी है, उसकी इंप्रूवमेंट कैसी होनी चाहिए। हर चीज प्लानिंग कमीशन के पहलू में रहती थी, लेकिन उसको बर्बाद ही इसलिए किया गया कि हिंदुस्तान में नीति आयोग में, जिसमें कॉर्पोरेट घरानों के लोग मेंबर्स हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक का व्यक्ति वहां मेंबर है और पूरा एजेंडा नीति आयोग का है कि इस देश के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो नेशनल एसेट्स हैं उनको फिर से इस देश के अमीर घरानों को कैसे देना है। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई, अंग्रेजों का राज थोप दी, वो यहाँ से चले गए, लेकिन ऐसी विदेशी कंपनियों को, कॉर्पोरेट घरानों को कैसे फिर से हिंदुस्तान में जगह देनी है। तो ये नरेंद्र मोदी की सरकार जिस सोच और विचार से चलती है, महाराष्ट्र के नागपुर से आरएसएस का ब्रेन हेड चलता है और जो कभी देश की आजादी का समर्थन नहीं किए थे, हर मौके पे विरोध किए थे, और जब आजादी की बेला बहुत नजदीक आ गई थी क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, और इस देश में डिस्कशन हुआ था कि इंडिपेंडेंट इंडिया कैसा होगा, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फंडामेंटल राइट्स होंगे, क्या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स होंगे और हमारे नेशनल रिसोर्सेज को कैसे हैंडल किया जाएगा। तो जब वो डिबेट हुई थी, 3 कमेटीज बनी थी, तब भी आरएसएस उस समय भी और बाद में बनी भारतीय जनसंघ पार्टी 50 के अंदर, जिसका आज का नाम भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन उनका इतिहास तो आरएसएस जो उनकी मदर ऑर्गेनाइजेशन है वहां से शुरू होता है। They were never for public sector, they were never for government sector। तो कॉमरेड्स, आप जो मुझे सुन रहे हैं इतनी दूर दूर पे बैठ के, आप ये समझ लीजिए कि आपके सामने बहुत बड़ी चुनौती है। आप एआईटीयूसी का झंडा थामने वाले लोग हो। एआईटीयूसी जिसने देश की आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया, जिसके पूर्वजों ने कुर्बानियां दी, इस देश के आजादी के आंदोलन के अंदर इस देश के मजदूर वर्ग का बेहतरीन रोल रहा है। और वही मजदूर वर्ग जो संगठित हुआ आहिस्ता आहिस्ता 1920 के अंदर, जब उसका एआईटीयूसी का स्थापना हुआ 31 अक्टूबर को बॉम्बे शहर में, तो महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय उसके फाउंडिंग प्रेसिडेंट हुए। हमें भूलना नहीं चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी प्रेसिडेंट रहे एआईटीयूसी के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी प्रेसिडेंट रहे एआईटीयूसी के, वीवी गिरी भी प्रेसिडेंट रहे एआईटीयूसी के, चित्तरंजन दास एआईटीयूसी की लीडरशिप में रहे, और एआईटीयूसी की लीडरशिप में बहुत से और स्वतंत्रता सेनानी जिनके नाम गिनाए जा सकते हैं। तो हिंदुस्तान के आजादी आंदोलन की एक मजबूत कड़ी हिंदुस्तान का वर्किंग क्लास था, और वर्किंग क्लास ने आजादी के आंदोलन से प्रेरणा लिया, और वर्किंग क्लास ने आजादी के आंदोलन को प्रेरणा और दिशा दिखाने का भी काम किया। तो आज जब एआईटीयूसी का झंडा थाम रहे हो, आप ये समझ लीजिए कि आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस देश के आजादी के आंदोलन में हिस्सेदारी लेने वाले हमारे पुरखों का झंडा थामने वालों, याद रखिए आज उसी आजादी को मोदी की सरकार खतरे में डाल रही है, उसी आजादी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जो संप्रभुता का रास्ता चुनने का निर्णय लिया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उस पे आघात हो गया है, हमला हो गया है। और जो आजादी से पहले तय किया नेशनल रिसोर्सेज और नेशनल एसेट्स कैसे क्रिएट करेंगे, वो आजादी के बाद क्रिएट किए गए। जो सब कुछ डेवलप किया इस 70 इयर्स के अंदर, उस सब का बिस्तरा गोल कर रहा है नरेंद्र मोदी। उसकी सत्ता, उसकी हुकूमत, इसको हमें समझना है। उस चैलेंज को हम यहाँ बैठ करके डिस्कस कर रहे हैं कि ये मुकाबला हम कैसे करेंगे। तो हमारी इस जनरल काउंसिल का, हमारी ऑल इंडिया की 42nd सेशन होने से पहले बहुत बड़ा महत्व है।
और तेलंगाना के साथियों ने हिम्मत करके होस्ट किया इसको, और केंद्र ने फैसला किया कामवाट में हम इसको पोस्टपोन नहीं करेंगे, कैंसिल नहीं करेंगे, हम इस काउंसिल में बैठेंगे और अपनी कॉन्फ्रेंस की प्रिपरेशन की तरफ हम बढ़ेंगे, क्योंकि हमले बढ़ते जा रहे हैं। तो जो मैं कह रही थी, जिन्होंने प्लानिंग कमीशन वाइंड अप किया, उन्होंने हमारे बजट का भी फजीता बना के रख दिया है। They have made it a very very non-serious exercise। और पर जो सीतारामन है, निर्मला सीतारामन फाइनेंस मिनिस्टर, आखिरकार तो अपनी सरकार का बजट पेश कर रही थी ना वो नरेंद्र मोदी के बिहाफ पे, वो बजट पेश कर रही हैं या कि 25 साल का इंतजार करने को बोल रही? वो बोल रही ये अमृत महोत्सव है और 75 ईयर शुरू हो चुका है आजादी का, और 100 इयर्स जब आजादी का होगा तो तब ये 25 साल चलेगा। तो आप बजट का 25 साल का अवलोकन दिखा रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हैं 50% से ज्यादा सीटें अनएम्प्लॉयड में हमारी यूथ की हैं, जो अनएम्प्लॉयड है 15 से 29 साल के। और आप ये नहीं बताना चाहते हैं कि ILO ने कहा 40 करोड़ हिंदुस्तानी और गरीब हो जाएंगे। आप ये नहीं बताने के लिए तैयार हैं कि 2 करोड़ हर साल रोजगार पैदा करने की बात थी, और आप अपने बजट में बता नहीं रही हैं सरकार रोजगार जनरेशन के लिए क्या खर्चा करेगी, कुछ नहीं बता रहे। जो वो बेच रहे हैं नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के नाम पे और न्यू पॉलिसी ऑन द पब्लिक सेक्टर के नाम पे, वो जब हम करेंगे, वो जब इन्वेस्टमेंट होगा, उसमें जॉब्स क्रिएट होगा, और उसका फिगर फेंक दिया 62 लाख 5 इयर्स के लिए। आप जवाब दीजिए कि जितने बच्चे बेरोजगारी में हैं और रोजगार हासिल करना चाहते हैं, उससे 1/3 भी जॉब जनरेशन नहीं हो रहा। तो आप हमारी यंगर जनरेशन से क्या कराना चाहते हैं? उनको नशे में धकेलना चाहते हैं, उनको गुंडाई में धकेलना चाहते हैं, उनसे सुल्ली डील्स कराना चाहते हैं, उनसे गुल्ली बाई कराना चाहते हैं, उनसे हमारी महिलाओं की बेअदबी कराना चाहते हैं। क्या कराना चाहते हैं आप मिस्टर नरेंद्र मोदी हमारी यंगर जनरेशन से? सीतारामन ने कोई जवाब नहीं दिया इसके ऊपर, और ना ये लोग जवाब देंगे, क्योंकि ये हमारे यूथ को बर्बाद कर रहे हैं। जिस यूथ को सपने दिखा करके अच्छे दिन लाने के लिए वोट लिया, आज उसी यूथ को खून के आंसू बहाए जा रहे हैं। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट हाईएस्ट है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 8.1% है आज हमारे देश में। प्रधानमंत्री को बहुत शौक है चाचा नेहरू का मुकाबला करने का। उनका 14 नवंबर मनाया जाता है तो प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन के ऊपर कहा कि वो बच्चों के लिए बहुत उनको प्रेम है, बच्चों के लिए प्रेम है। तो जो आपने कोविड महामारी में लॉकडाउन भेज नहीं दिया, जॉब लॉसेस हो गए, रिट्रेंचमेंट हो गई, लोगों को दोबारा नौकरियां नहीं मिली है और उनके बच्चे फिर से बाल मजदूरी में जा रहे हैं। यूनिसेफ ने कहा है लगभग 5 करोड़ बच्चे शिक्षा से बाहर हो गए हिंदुस्तान में और फिर से वो बाल मजदूरी में जा रहे हैं, चाइल्ड लेबर में जा रहे हैं। तो आपका दिल दुख रहा है क्या बच्चों के लिए? आपका दिल दर्द हो रहा है क्या महिलाओं के लिए? आपको परेशानी हो रही है क्या नौजवानों के लिए? नहीं। गैर बराबरी भयंकर है। 80 बरस पहले जो हिंदुस्तान में सबसे अमीर और सबसे गरीब के बीच में गैप था, हिंदुस्तान फिर से वहां पहुंच गया। और आज अखबार की हेडलाइंस उठा के देखिए, जहां नरेंद्र मोदी के भाषण को छापा गया है, नरेंद्र मोदी कह रहे हैं मैं बराबरी में यकीन करता हूं, मैं इनइक्वालिटी दूर कर रहा हूं। मिस्टर नरेंद्र मोदी, यू आर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इनइक्वालिटी रिपोर्ट पेश हुआ। उसमें ऑक्सफैम इंडिया का रिपोर्ट शामिल है और उसमें हिंदुस्तान का नंगा चेहरा दिख रहा है। वो 59 कंट्रीज का रिपोर्ट है, उसमें इंडिया भी वन ऑफ द चैप्टर है। ज्यादा नहीं स्पेस मिला, 1.9% ही है, पर वो 1.9% में ऑक्सफैम इंडिया की जो रिपोर्ट आती है वो हिंदुस्तान की बदसूरती दिखाती है।
इतने खूबसूरत देश, इतने महान देश की तस्वीर नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस 7 साल के अंदर अंदर भोंडी बना दी है। और वो तस्वीर बताती है कि कितनी ज्यादा गैर बराबरी है। ये सुन के हमें शर्म नहीं आती कि जब हमारे वर्कर्स, हमारे फार्मर्स, हमारे सिटीजन्स, हमारे गरीब, इवन मिडिल क्लासेस घूम रहे थे सेकेंड वेव के अंदर, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, उनको बेड नहीं मिल रहे थे, वेंटिलेटर बेड्स नहीं मिल रहे थे, उस पर्टिकुलर टाइम में मिस्टर नरेंद्र मोदी आपके कॉर्पोरेट घरानों में से 10 फैमिलीज जो फार्मा सेक्टर के अंदर बिजनेस करती है, वो हर रोज 500 करोड़ का बिजनेस कर रही थी। तो वो पैसा कमा रहे थे और आम आदमी मर रहा था सड़कों के ऊपर बिना ऑक्सीजन के। ऐसी स्थिति में जब लोगों की 23 करोड़ लोगों की रोजगार चली गई थी उस पर्टिकुलर शॉर्ट स्पैन के अंदर, विद इन फ्यू मंथ्स, सिचुएशन ये थी कि एवरी आवर 1,75,000 वर्कर्स वर लूजिंग देयर जॉब्स। 1,75,000 हर घंटा जॉब लूज कर रहे थे। उस टाइम पे आपके अडानी और अंबानी मित्र क्या कर रहे थे? कोविड से पहले केवल 100 खरबपति थे हिंदुस्तान में, 100 बिलियनियर्स, और कोविड के पीरियड के 1 ईयर के बीच में वो 140 बिलियनियर्स बन गए। 140 बिलियनियर्स कैसे हो गए वो? क्योंकि गरीब तो पिस रहा था, रोजगार तो जा रहे थे, छोटा सेक्टर तो मर रहा था, ट्रेड भी बर्बाद हो रहा था, लेकिन ये अमीर घराने जो लोगों की मदद को नहीं उतरे, वही अमीर घराने उस वक्त भी लोगों की मिजरी के ऊपर, उनकी तकलीफ के ऊपर, उनके दुख के ऊपर अपना बिजनेस बना रहे थे। एंड वी शुड नो 12.97 लाख रुपया इन्होंने उस 1 ईयर के अंदर अपने धन में जोड़ा है। Is it figure from IQC headquarter? No. Mr. Modi, Mr. Amit Shah, we asked you through our comrades, we are asking you. ये आपके विभाग की फिगर से, आपके डिपार्टमेंट से निकली हुई फिगर से कि आपने कहे लोग पैसा कमाने में लगे हुए थे। Is it not shameful? उस पर्टिकुलर पीरियड में मुकेश अंबानी की प्रॉपर्टी 128% बढ़ जाती है। उसी पर्टिकुलर 1 ईयर पीरियड में अडानी की प्रॉपर्टी 480% बढ़ जाती है। We want answer from the government. पूरी दुनिया में इनइक्वालिटी, कैपिटलिज्म एक्सपोज हो गया, नंगा हो गया, हिंदुस्तान की सरकार नंगी हो गई, एक्सपोज हो गई, और नरेंद्र मोदी कल भाषण दे रहे थे, आज के अखबारों में आता है, मैं इनइक्वालिटी को खत्म कर रहा हूँ, गैर बराबरी को खत्म कर रहा हूँ। इसलिए हम ये समझते हैं, हमारे साथियों को, हमारे लीडर्स को, हमारे वर्कर्स को, हमारे एक्टिविस्ट को, जहां जहां आप सुन रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि आप बड़ी लंबी लड़ाई के अंदर शामिल होने वाले हैं। आप सिर्फ स्टॉप गैप अरेंजमेंट्स नहीं चलते रहेंगे, आप केवल रिचुअलिज्म नहीं चलेगा, आप केवल पुराने फॉर्मेट्स नहीं चलेंगे। पुराने तरीके चाहिए होते हैं, वो चलते हैं, लेकिन नए फॉर्मेट्स भी लेने होंगे, नए मेथड लेने होंगे, टेक्नोलॉजी को भी यूज करना होगा, जैसे आज हम कर पा रहे हैं। हमको डिनाइल हुआ, हमारे साथी प्रोसेशन करना चाहते थे और पब्लिक मीटिंग करना चाहते थे इंदिरा पार्क के पास, उनको डिनाइल हुआ क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोरोना को हेल्थ इमरजेंसी नहीं कहा, जानबूझ के डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत लिया, ताकि वो जो मर्जी करना चाहे लेकिन आंदोलनों को रोका जा सके, प्रोसेशन को रोका जा सके, मीटिंगों को रोका जा सके। उस सब को रोकने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का इस्तेमाल लगातार चल रहा है। इसलिए इनकी इन साजिशों को हमें समझना चाहिए। ये लोग गैर वैज्ञानिक है, वो कोरोना के लिए, कोविड के लिए या ओमिक्रॉन के लिए साइंटिफिक बात नहीं करते हैं। हम साइंटिफिक लोग हैं, हम डिजीज को रिकॉग्नाइज करते हैं, इसलिए हम उसके प्रोटोकॉल भी समझते हैं, हम डॉक्टर्स की एडवाइस भी जानते हैं, लेकिन उन सारी प्रिकॉशंस के साथ साथ तुम हमारा गला दबा रहे हो और तुम कहो कि मास्क पहन के घर में बैठ जाओ, ये नहीं करेंगी ट्रेड यूनियंस इस देश के अंदर। दिस इज व्हाट वी वांट टू टेल देम कि तुम्हारे कोरोनास और ओमिक्रॉन के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो हम लोगों की जिंदगी के लिए हम जानते हैं कि क्या जरूरी है क्या नहीं है, इसलिए हम आराम से नहीं बैठेंगे,
और मैं इस मौके के ऊपर जो तेलंगाना के साथी सुन रहे हैं उनको विशेष करके मैं सबको मुबारक दे रही हूँ कि आपने सेंटर की इस ख्वाहिश को पूरा किया। सारे सिचुएशन और डिफिकल्टी के बावजूद आप डटे रहे कि हाँ आपने कहा है तो हम यहाँ पर काउंसिल मीटिंग लेंगे, वो ही इसकी जरूरत थी। इसके साथ साथ साथियों, यहाँ जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसमें हम लोग पूरा का पूरा सरकार का जो हमारे पब्लिक सेक्टर को वाइंड अप करने का एजेंडा है उस पर डिस्कशन हो रही है। सभी साथी उसके बारे में डिटेल्स यहाँ पर हमें बता रहे हैं और उसके लिए 28 और 29 मार्च को जो हड़ताल है वो तो एक मैंने कहा कि स्टेपिंग स्टोन है। We will, it's not in end in itself। जैसा मैंने बोला पुराने फॉर्मेट्स नहीं चलेंगे, अब रिचुअलिज्म नहीं चलेगा। One step has to follow the next step। इसलिए 28-29 मार्च का जो 2 दिन का ऑल इंडिया का स्ट्राइक है ये वन स्टेप है इन दैट डायरेक्शन। और इसलिए हम लोग उस हड़ताल को इस सरकार के मुंह के ऊपर चेपी लगाते हुए बताना चाहते हैं कि हम झुकने वाले नहीं हैं। तुमने कोविड महामारी को कहा अच्छी अपॉर्चुनिटी के रूप में इस्तेमाल करेंगे। डिजास्टर विल बी कन्वर्टेड इनटू अपॉर्चुनिटी। तो आपदा को मौका बनाने वालों ने हमारे किसानों के 3 फार्म लॉस ले आए। आपदा को मौका बनाने वालों ने हमारे 4 कोर्ट पास कर दिए। आपदा को मौका बनाने वालों ने फास्ट ट्रैक कर दिया हमारे पब्लिक सेक्टर को और नेशनल रिसोर्सेज को कौड़ियों के भाव में बेचने का फैसला लेते हुए इंडियन एंड फॉरेन कॉर्पोरेट्स को थमाते हुए, जैसे एयर इंडिया थमा दिया, जैसे CEL थमाना चाहते हैं, जैसे हमारे BSNL को तबाह कर रहे हैं, वोडाफोन को सहारा दे रहे हैं और तो और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम लोगों ने कल 2 रेजोल्यूशंस पास किए डिफेंस के ऊपर। कॉमरेड श्री कुमार ने डिटेल्स भी बताई यहाँ मीटिंग में और हम 2 रेजोल्यूशंस लिए कि यह सरकार जो भौंकागिरी करती है कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रोज लोगों से देशभक्ति का प्रमाण मांगती है, उनसे सर्टिफिकेट्स मांगती है और यह गवर्नमेंट एंटी नेशनल है। अंडरस्टैंड इट कॉमरेड्स, जो मेरी बात सुन रहे हो, ये एंटी नेशनल गवर्नमेंट्स है। इनका देश के लोगों से कोई वास्ता नहीं दिखता है, देश के संसाधनों से कोई वास्ता नहीं दिखता है। इनको केवल अपनी कुर्सी नजर आती है और उस कुर्सी को जारी रखने के लिए ये जहर फैलाते हैं और जहर फैलाने वालों को शय देते हैं। हर चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं, माइनॉरिटीज के ऊपर अटैक करते हैं, उनकी महिलाओं को निशाना बनाते हैं। तो एक तरफ जहर फैलाओ, लोगों को बांटो, दूसरी तरफ सारे संसाधनों को अपने मित्रों को और विदेशी मित्रों को दे दो और तीसरी तरफ जो रेजिस्टेंस कर सकते हैं, जो लड़ सकते हैं, उनके ऊपर हमला करो। तो ट्रेड यूनियंस पे हमला, पब्लिक सेक्टर की बेइंतहा लैंड है, बेइंतहा जमीन है, ये सरकार उस जमीन को छीन के कॉर्पोरेट घरानों को देना चाहती है। हमारे देश के अंदर किसानों की जो जमीन है वो इन कॉर्पोरेट्स को देना चाहती है। ये किसान समझ गए जब उनके 3 कानून आए। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, हमारी जनरल काउंसिल ने इस बात का संज्ञान लिया है, नोटिस लिया है कि AITUC played very significant role, very important role in supporting the Kisan movement. Not only supporting, यहाँ फैक्ट्स आ रहे हैं स्टेट आफ्टर स्टेट, कैसे हमारे AITUC की यूनियंस ने जो जत्थे दिल्ली की तरफ गए उनको मदद किया, फाइनेंशियली मदद किया, व्हीकल्स से मदद किया, वो फैक्ट्स यहाँ पेश हो रहे हैं। इसके साथ साथ हर नेशनल कॉल जो संयुक्त किसान मोर्चा की आई, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने उसको फॉलो करने को कहा। इस मूवमेंट को पैन इंडिया नेशनल मूवमेंट बनाने में ट्रेड यूनियंस ने रोल अदा किया, उसमें AITUC की लीडिंग भूमिका थी। हर स्टेट से ये रिपोर्ट आया है और इसलिए हम यहाँ पर जो डिफरेंट रेजोल्यूशंस लेंगे उसमें संयुक्त किसान मोर्चा के साथ जो ट्रेड यूनियंस की यूनिटी बनी है उसके ऊपर भी रेजोल्यूशन होने वाला है। और उसी में मैं आप साथियों को बताना चाहती हूँ, हमारी जो लास्ट मीटिंग ज्वाइंट हुई थी संयुक्त किसान मोर्चा के साथ ट्रेड यूनियंस की, उसमें हम आइडेंटिफाई किए
आप भी कॉर्पोरेट्स के खिलाफ हो, ट्रेड यूनियंस भी खिलाफ है। आप भी बेरोजगारी का मुद्दा उठाते हो, हम भी उठा रहे हैं। आप भी महंगाई से परेशान हो, हम भी महंगाई से परेशान है। और आप भी सरकार के अनडेमोक्रेटिक अप्रोच के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, हम भी लड़ना चाहते हैं। आप भी जॉब जनरेशन की बात करते हो, हम भी करना चाहते हैं। इस तरीके से करके 1 2 3 4 5 किया और हमने आपके फॉर्म लॉस विड्रॉ होने चाहिए, लड़ाई लड़ी, तो आप हमारे 4 लेबर कोड्स विड्रॉ हो, उसकी लड़ाई शामिल कीजिए। उन्होंने किया। हमारे जॉइंट चार्टर अंडरस्टैंडिंग बनी है, ये भी अंडरस्टैंडिंग बनी है उनकी हर मूवमेंट को, क्योंकि वो मूवमेंट खत्म नहीं हुई, वो सस्पेंड हुई है। उनके 6 इश्यूज अभी बाकी है और अब बियॉन्ड डाउट प्रूफ हो गया कि किस तरीके से स्टेट होम मिनिस्टर अजय मिश्रा और उसका बेटा आशीष मिश्रा, जिसने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और किसान मर गए, ये प्रूफ हो गया। अब उसके ऊपर केस भी दर्ज हो गया, 302 भी लग गया, 304 भी लग गया। उसके बावजूद भी मंत्री बने हुए हैं, मंत्री को बर्खास्त नहीं किया है प्राइम मिनिस्टर ने। तो बहुत सारे इश्यूज हैं एमएसपी के और दूसरे उनके इश्यूज हैं जिन पे किसान आंदोलन जारी रहेगा। इसलिए उन्होंने कहा वी सस्पेंडेड आवर एजिटेशन, वी डिड नॉट स्टॉप आवर एजिटेशन, वाइंड अप नहीं किया, सस्पेंड किया है, मूवमेंट चलेगी। तो हम ट्रेड यूनियंस ने कहा अनकंडीशनल सपोर्ट आपको जारी रहेगी। हमने बोला कि हम आपकी नेशनल कॉज को सपोर्ट करते हैं। 26 जनवरी नवंबर को आपने हमारा हड़ताल सपोर्ट किया 2020 में, हमने आपका मार्च टुवर्ड्स दिल्ली सपोर्ट किया और 27 नवंबर ऑनवर्ड्स हम आपके साथ खड़े थे। अब आप हमारी स्ट्राइक के सपोर्ट में आइए। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, जो सब सुन रहे हो तेलंगाना में और तेलंगाना के बाहर, के किसान मोर्चा ने हमारी 2 दिन की सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की हड़ताल को समर्थन दिया है। इसको हम भारत बंद सरीखी स्थिति बनाना है ताकि ग्रामीण विभाग और शहर विभाग, औद्योगिक क्षेत्र विभाग हमें ये चुनौती देते हुए इस नरेंद्र मोदी की सरकार को अपने आंदोलनों को मार्च ऑनवर्ड्स तेज करना है। इसलिए ये भी आपको सूचना है कि संयुक्त किसान मोर्चा आपके साथ खड़ा होगा जहां तक इस आंदोलन की सवाल है, जो हमारा हड़ताल का आंदोलन आ रहा है। हमारे जहां तक कोर्ट्स का प्रश्न है, कोर्ट्स में ऑलमोस्ट 23 राज्यों ने रूल्स बना लिए हैं। कोर्ट्स चारों रेडी कर दिए सरकार ने हमारी अपोजिशन के बावजूद। जब इन्होंने 8 से 12 घंटा करने का सर्कुलर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भेजा था पूरे देश के चीफ सेक्रेटरीज को, 8 to 12 आवर्स कर दो, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट करो, और वो जो 4 लाख वसुंधरा राजे के टाइम पे चेंज किए गए थे और प्रेसिडेंट से साइन कराए गए थे, उसके ऊपर बताओ तुम लोगों ने अपने राज्य में क्या किया है। हम लोगों के हाथ में वो नोटिस लगा, हम लोगों ने उसको इस्तेमाल किया और आईएलओ के डायरेक्टर जनरल को कंप्लेंट लिखी लंबी चौड़ी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से। वो पहला नोटिस हमारे हाथ में हमारे एक मित्र साथी ने पहुंचाया था। उसके बाद सबको हमने अलर्ट किया, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस को, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। और जब हमने आईएलओ में कंप्लेंट की तो आईएलओ के डायरेक्टर जनरल ने प्राइम मिनिस्टर से बात की और वहां से ऑब्जेक्शन भेजा, तो ये सरकार उससे पीछे हट गई। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं, हम 8 to 12 आवर्स नहीं कर रहे, पर अब क्लैंडस्टाइनली फिर से उसी हरकत को किया जा रहा है। गुजरात की गवर्नमेंट ने फिर भी पास कर दिया उसको, वहां लोकली उससे लड़ा गया और गुजरात की कोर्ट में जब हम लोग उससे गेन किए तो सुप्रीम कोर्ट में चली गई सरकार गुजरात की कि नहीं, हम 12 घंटे का करेंगे, ओवर टाइम भी नहीं देंगे, 12 घंटे का काम हम डेट जो है डे फिक्स करेंगे वर्कर्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कह के निरस्त कर दिया। दूसरी बार हम डीजी के पास कब गए हैं, आईएलओ के पास, डिफेंस में जब ऑर्डिनेंस पेश किया गया तो आज उसी की तरफ से ये ऑर्डिनेंस एंटी
एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी लेबर लॉज है, एंटी इंटरनेशनल लेबर स्टैंडर्ड्स है और कॉवेनेंट्स है, ये कह के हमने ILO में कंप्लेंट किया हुआ है। उस कंप्लेंट के बाद हमारे साथियों ने भी 2 कोर्ट केस कर रखे हैं, पर उसके बाद अभी तक ये सरकार क्या करेगी क्या नहीं करेगी हम नहीं जानते, लेकिन अंतरराष्ट्रीय कटघरे में इस सरकार को खड़ा करने में अब क्या है कि उसी ने रोल अदा किया है। सरकार झट से बोलने लगती है, दुनिया में बदनामी करते हैं। जब चेहरा ही भोंडा बनाओगे इस देश का तो इज्जत या बदनामी का क्या प्रश्न है? जो ग्राउंड रियलिटी है वो मालूम होनी चाहिए। अगर हम ये ग्राउंड रियलिटी नहीं जानेंगे कि हमारे मजदूर के साथ ज्यादती हो रही है, उसको भूखों मारा जा रहा है, हिंदुस्तान का जो स्थान है कहाँ है? ये पूरा का पूरा जो दक्षिण एशिया है, इसका हर देश हिंदुस्तान से बेहतर स्थिति में है। हंगर इंडेक्स के मामले में, एजुकेशन के मामले, हेल्थ के मामले में हमसे बेटर है उनकी बजट का जो है, जो एलोकेशन है। हिंदुस्तान उनसे पीछे है। तो क्या सिर्फ दादागिरी से और 56 इंच का सीना दिखाने से ऊंचा हो जाएगा हिंदुस्तान? क्या यहाँ पर सिविल वार सिचुएशन करके, एनार्की पैदा करके हिंदुस्तान का सीना ऊंचा हो जाएगा? इसलिए जनरल काउंसिल ये नोट लेती है इस चीज को कि ये सरकार, मिस्टर नरेंद्र मोदी, लिसन टू मी, वी एक्यूज यू आर ट्राइंग टू मेक आवर पीपल हंग्री। हंगर इंडेक्स में हमारी बुरी हालत है और तुमने हमारा जो सब्सिडी है, फूड सब्सिडी, उसको रिड्यूस किया इस बजट में। तुमने हमारा एजुकेशन बजट, जीडीपी में जो एलोकेशन था वो रिड्यूस किया है। तुमने हमारा हेल्थ का बजट जो जीडीपी में एलोकेशन था उसको रिड्यूस किया है। तुम हमारे जनमानस को भूखे और कंगाल रख के समझते हो कि चुनावों के दौरान कुछ डोल फेंक देंगे, कुछ टुकड़े फेंक देंगे, कुछ 2000-3000 उनके अकाउंट में फेंक देंगे और वोट ले लेंगे। ये ज्यादा दिन चलने का नहीं है। और अगर हम चाहते हैं कि ये ज्यादा दिन नहीं चले तो फिर AITUC ने ही ये प्रण लेना होगा, ये निश्चय लेना होगा कि हम अपने आंदोलनों को तेज करेंगे, ज्वाइंट ट्रेड यूनियन आंदोलन को तेज करेंगे, किसानों के साथ एकता बढ़ाते हुए मजदूर किसान एकता के उस नारे को कारगर साबित करेंगे। उसके साथ साथ हमारे विद्यार्थी, नौजवान, शिक्षक, राइटर, लेखक, रंगकर्मी, समाज का हर हिस्सा, महिला आंदोलन जो आंदोलित है अपने प्रश्नों पे, उन सबको एक साथ आकर के भी हम लड़ेंगे। ये प्रण हमें करने की जरूरत है। वो है दिशा आने वाले दिनों में काम करने की जो हमारे लिए निहायत जरूरी है। लंबा ना खींचते हुए इस पब्लिक मीटिंग को मैं सिर्फ कुछ बातें आखिर में बोलना चाहती हूँ। हमारी जो जनरल काउंसिल की में रिपोर्ट पेश की गई है उसमें इनफ डाटा है। वो सारे जनरल काउंसिल मेंबर्स को रिपोर्ट जो नहीं भी अटेंड कर पाए उनको भी पहुंचेगा। तो स्टेट कमेटी से हमारी हिदायत रहेगी अपनी लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके अपनी सभी यूनियंस की जो ऑफिस पीरियड्स हैं उन तक पहुंचाएं, ताकि वो डाटा कलेक्शन जो है वो उनको कैंपेन में नीचे टॉकिंग पॉइंट के रूप में मिले। तो इसलिए मैं उन सब का चर्चा आपके बीच में नहीं कर रही मैं, लेकिन आपको 2 ही बातें आखिर में कहना चाहती हूँ। पहली बात तो ये कि कोई भी देश, कोई भी समाज तभी डेमोक्रेटिक कहलाता है जब वहाँ के मजदूर को, बाशिंदों को संगठित होने का अधिकार हो, यूनियनाइज होने का हक हो और यूनियनाइज हो करके अपनी आवाज उठाने का हक हो। तो वो नेशन डेमोक्रेटिक है, वो सोसाइटी डेमोक्रेटिक है। लेकिन हिंदुस्तान की सरकार जो कोडिफिकेशन लाई है वो यूनियंस के अधिकारों को कुचलने का है। तो ये एंटी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नॉट ओनली किसानों पे जो थोपा, साल से ज्यादा हर मौसम में तड़पाया उनको और अचानक फार्म लॉज ले आए और अचानक फार्म लॉज को गायब कर दिया और उसके बाद उनके मंत्री ने बाद में कह दिया कुछ समय के बाद हम फिर उसको ला सकते हैं। इट्स नॉट ओनली कि कोई नरेंद्र मोदी की क्रिटिसिज्म करे, गवर्नमेंट की
क्रिटिसिज्म करे तो उसके ऊपर सेडिशन लॉ लग जाता है, UAPA लग जाता है, NSA लग जाता है, NIA लग जाता है, और अपोजिशन लीडर्स को दबाने के लिए, कुचलने के लिए उनकी आवाज को CBI यूज होती है, ED यूज होती है, हर इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल किया जाता है। ये सब कुछ ये करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी का जो हक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से आम आवाम को मिला है, ये उसके ऊपर हमला बोल रहे हैं। ये हमें समझ लेना चाहिए। केवल डेमोक्रेसी के हक पे हमला नहीं बोल रहे हैं, हमारी जो पर्सनल लिबर्टीज है, वो पेगासस के स्पाईवेयर जो ऐप खरीदा इन्होंने, उसके जरिए से हमारी जिंदगियों में घुस रहे, हमारे बेडरूम्स में घुस रहे, हमारी किचन्स में घुस रहे। कोई प्राइवेसी किसी को नहीं रहनी चाहिए, और उनके ऊपर डाटा इकट्ठा करके जब जिसको नेल करना है, जेल देना है, केस ठोकना है, ये उसको कर सके। जिसको ब्लैकमेल करना है उसको ब्लैकमेल कर सके। ये एक बहुत बड़ा खतरा है। केवल इकोनॉमी को नहीं देखिए, ये समझिए कि इस किस्म की इकोनॉमिक पॉलिसीज जो नरेंद्र मोदी की हैं, अगर उसको परस्यू करना है तो वो डेमोक्रेसी को कत्ल किए बिना, मजदूरों के अधिकारों को रोके बिना, किसानों और दूसरे बुद्धिजीवी हिस्सों को रोके बिना वो एजेंडा आगे नहीं बढ़ सकता। ये याद रखिए। एज AITUC ने फासिज्म नाजिज्म के खिलाफ लड़ा था, और फासीवाद नाजीवाद तब आता है जब पूंजीवाद नॉर्मल डेमोक्रेसी में आगे नहीं बढ़ सकता है। जब पूंजीवाद को आगे बढ़ने के लिए डंडे की जरूरत होती है, तब वो डेमोक्रेसी पे चोट करता है, समाज के हर हिस्से की आवाज को दबाने की कोशिश करता है। तो इसको लाइटली नहीं लें कॉमरेड्स। जो पेगासस या उस किस्म की और सरकार के हथकंडे हैं लोगों की आवाज को गैग करने के, दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज। डोंट थिंक इट इज समथिंग डिफरेंट। ये हमें समझना होगा। और अगर इस डेमोक्रेसी को कुचलना है तो लोगों को डिवाइडेड रखना चाहिए। सो सेकुलर डेमोक्रेसी पे जो अटैक है, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। ये हमें समझना पड़ेगा। और इसीलिए जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि AITUC एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्किंग क्लास की पॉलिटिक्स को परस्यू करती है। AITUC नॉन पॉलिटिकल नहीं है, अपॉलिटिकल नहीं है, एंटी पॉलिटिक्स नहीं है। AITUC की पॉलिटिक्स वर्किंग क्लास पॉलिटिक्स है। जो वेल्थ प्रोड्यूस करते हैं, जो सर्विसेज देते हैं, सोसाइटी उनसे चलती है, देश उनसे बनता है, देश उनसे चलता है। और इसीलिए उनकी आवाज उठाना, पॉलिसी फ्रेमवर्क में चेंज लाना, और जो गवर्नमेंट उनके खिलाफ पॉलिसी लाए उसकी पॉलिसी को चैलेंज करते हुए नहीं माने तो उसको गद्दी से उतारना, ये AITUC की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग रही है। तो डोंट फील शाय। अगर हम कहते हैं मिशन 2024, अगर हम कहते हैं मिशन इंडिया, तो वो 2024 के बियॉन्ड जाता है। कि 2024 में अगर नरेंद्र मोदी को अपना बस्ता उठा के चलता करने की जरूरत है, तो 2024 के बाद जो सब कुछ उन्होंने डैमेज किया है, उस डैमेज को करेक्ट करने के लिए जो भी सरकार सत्तानशीन होगी उसके खिलाफ हमें जो है उसके साथ भी लड़ना पड़ेगा, झगड़ना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक करो। ठीक नहीं करोगे तो तुम्हारा भी वो हश्र करेंगे। It's a struggle in continuum. It doesn't stop. But now the present danger is कि जो सब कुछ हासिल किए थे, ये बिल्कुल इतिहास का चक्का उल्टा घुमा रहे हैं। Everything is in the reverse direction. तो उस रिवर्स डायरेक्शन को रोकने के लिए मोदी की गवर्नमेंट जाना जरूरी है, और उसको रोकने के बाद उसको वापस पटरी पे लाने के लिए लड़ना जरूरी है। This has to be understood by AITUC leadership, AITUC activists, AITUC members down below, and through you to the people, to the community. Learn lessons from Kisan movement, and the lesson is in simple language, make the people below understand.
हम हैरान हो जाते थे, बच्चा बोल रहा है, बच्ची बोल रही है, उनसे पूछ रहे अरे तुम्हें क्या पता है, वो पत्रकार पूछ रहा है माइक आगे करके, क्या जानते हो तुम क्यों यहाँ हो, तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, एक कानून जाना चाहिए, अरे तुमको क्या पता, हमें पता है, कॉन्फिडेंस है, हमें मालूम है, ये हमारी जमीन छीनेंगे या अनाज महंगा करेंगे या अपने मित्रों को दे देंगे। वेरी सिंपल लैंग्वेज, 4, 5, 6 सेंटेंसेस एंड था। और जो मीडिया वालों के पास जवाब नहीं होता था, जितनी बार सवाल पूछो उतनी बार सीधे फटाक उनके मुंह के ऊपर जवाब मिलता था। बच्चे से, बुजुर्ग से, महिला से, नौजवान से, उस किसान आंदोलन में बहुत कुछ नया गीत संगीत तो लिखा ही गया, बहुत प्रेरणा यंगर जनरेशन को मिली और एक कॉन्फिडेंस मिला। मोदी इज नॉट इनविंसिबल, मोदी को भेदा नहीं जा सकता ऐसा नहीं है, मोदी को चुनौती नहीं दी जा सकती ऐसा नहीं है, मोदी के खिलाफ लंबा नहीं लड़ा जा सकता ऐसा नहीं है। किसान आंदोलन ने दिखा दिया, लड़ा भी जा सकता है, चुनौती भी दी जा सकती है और लंबी लड़ाई भी लड़ी जा सकती है। दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न। और अब तो लंबी लड़ाइयों की तरफ हम लोग बढ़ेंगे ही। जब वो सब कुछ छीन रहे हैं तो फिर परवाह किस बात की है, फिर हमें क्या परवाह है, देश को बचाना है। अगर ये अहद है तो वो फिर शब्दों में तो नहीं रह सकता है, वो हमारी लड़ाइयों में झलकना चाहिए। और उसके वास्ते हमारी जनरल काउंसिल विचार कर रही है, संगठन को मजबूत कैसे करें, एक्सपैंड कैसे करें। ठेकेदारी प्रथा बढ़ रही है, आउटसोर्सिंग बढ़ रही है, रेगुलर नौकरी कम हो रही है, पब्लिक सेक्टर श्रिंक कर रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भर्ती नहीं हो रही है, लाखों पोस्ट खाली पड़ी हुई है। अगर 9 लाख डिफेंस की है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की है, 4 लाख के आसपास पब्लिक सेक्टर के, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की है, तो अगर स्टेट पब्लिक सेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सभी को मिला देंगे तो 55 लाख सैंक्शन पोस्ट पड़ी हैं और सरकार उस सैंक्शन को विद इन 1 ईयर फिनिश करना चाहती है ताकि उससे अगली बार कहे अब कोई सैंक्शन पोस्ट नहीं है। इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगी ही, ठेकेदारी बढ़ेगी, आउटसोर्सिंग बढ़ेगी। तो अब ट्रेड यूनियंस का भविष्य कहाँ है, जहां हमें मजबूती से फॉर्मल सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के साथ खड़े रहना है, उनकी लड़ाइयों को दमदार तरीके से मदद करना है, उतनी ही मजबूती से हमें हमारी इनफॉर्मल इकोनॉमी के वर्कर, ठेका मजदूर के पास, असंगठित मजदूर के पास, हर उस दबे कुचले हिस्से के पास पहुंचना जरूरी है। हाँ, हमारे यूनियंस हैं बहुत सी स्टेट्स में उस इनफॉर्मल इकोनॉमी में, लेकिन दैट्स नॉट टू द सेटिस्फैक्शन लेवल। इसलिए सब साथी जो सुन रहे हो, इट इज ए मस्ट formal sector unions to extend their helping hand in organizing the contract and outsource in their sector. Not only their sector, they should come out and support the ITUC state center and say, okay, come on, put 1 or 2 people as whole timers and we will be paying for it. ये कहना होगा हमको, ये रास्ते निकालने होंगे हमको। ये निहायत जरूरी है हमारे लिए कि हम पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर के आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को एड्रेस करने के साथ साथ पूरे समाज के अंदर ये बहुत बड़ी फौज है हमारे वर्कर्स की, उनकी तरफ हम ध्यान दें। शहर में और काम में अगर हम दोनों जगह पे ध्यान देंगे तो हम इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि हम अपनी कतारों को मजबूत कर सकते हैं। इसलिए संगठन को मजबूत करने के लिए युवा पीढ़ी को आगे लाने की जरूरत है। I want to look at those people who should come forward, जो हमारे सेंटर को आके संभाल सकते हो। यंगर जनरेशन स्टेट्स में प्रमोट होनी चाहिए आस्ता आस्ता, और तो ही वो सेंटर के अंदर, स्टेट से सीख के सेंटर के अंदर बहुत अच्छा रोल अदा कर सकते हैं। इसलिए उनका एजुकेशन होना, ट्रेड यूनियन एजुकेशन होना और यूनियन लीडरशिप को संभालते संभालते स्टेट और सेंट्रल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज कैसे की जाती हैं उसको सीखना हमारे लिए जरूरी होगा। इसलिए यंग लेबर फोर्स को ज्यादा यूनियनाइज करो, उनमें से लीडर्स तैयार करो। वुमेन लेबर फोर्स इज ऑन द रिसीविंग एंड इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में और मोदी की पॉलिसीज के दौर में। इसलिए उन महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा यूनियन की कतारों में लाना, उनमें से लीडर्स
स्टैंडर्ड्स निकालना, ये आज उसी की आने वाले दिनों में जिम्मेदारियां होंगी। तो हमारी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो अपने आप में हमारा ऑर्गेनाइजेशन का एजेंडा है, और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो सब चीजें जिन पे मैं चर्चा कर रही हूँ वो रहेंगी। उसमें जो हमारे इमीडिएटली 4-5 सब्जेक्ट है, उन 4-5 सब्जेक्ट के ऊपर कमीशंस के जरिए से डिटेल्ड थॉरो डिस्कशन होगा, और फिर हम उस सम्मेलन से 2024 की तरफ कूच करने के जो पूरे रास्ते हैं मजबूती के, उसकी तरफ बढ़ेंगे। इसलिए मैं सब साथियों से, आप सबने ज्वाइन जिन्होंने किया है वो ये समझ लीजिए कि अपने अपने ऑफिसेज को, चाहे यूनियन ऑफिसेज हो और चाहे डिस्ट्रिक्ट और या स्टेट ऑफिसेज हो, उनको टेक्नोलॉजी सेवी बनाइए। जहां हम नहीं पहुंच सकते वहां दूर दराज में संदेशा ऐसे भी जाए, क्योंकि ये सरकार पोस्टल विभागों को वाइंड अप कर रही है। पोस्टल के जरिए से जो हम इंफॉर्मेशन भेज पाते थे वो 10 दिन 15 दिन में भी चिट्ठी नहीं पहुंच रही है। सो हाउ टू मेक द मैसेजेस रीच क्विक? तो व्हाट्सएप यूज होना है, ट्विटर यूज होना है, इंस्टाग्राम यूज होना है, ऑनलाइन करना है, मेल यूज होना है, फेसबुक होना है, यूट्यूब का इस्तेमाल होना है। हर नए मेथड को हम यूज करेंगे। वो हर नया मेथड जो कॉर्पोरेट्स यूज कर रहा है हमें निचोड़ने के लिए, जो सरकार यूज कर रही है हमें निचोड़ने के लिए, ढिंडोरा पीट रही है, डिजिटलाइजेशन डिजिटलाइजेशन। इफ वी हैव टू फाइट देम, वी हैव टू लर्न दिस मेथडोलॉजी आल्सो। तो आप सब जो बेनिफिट किए हो आज फेसबुक और यूट्यूब के जरिए से इस मीटिंग के साथ जुड़ पाए हो, आपको भी देखना है कि अपने एरिया में, अपनी जगहों के ऊपर जो यंग एजुकेटेड यूथ घूम रहा है इधर उधर, उनसे मदद लीजिए, परिवारों में यंगस्टर की मदद लीजिए। इस किस्म की वर्चुअल मीटिंग्स, रीचिंग टू द कैडर्स, उसको इस्तेमाल कीजिए। चूंकि कोविड के बहाने मीटिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए उस पे बैठ नहीं जाइए, आप नए रास्ते ढूंढिए, नए रास्ते ढूंढने पड़ेंगे। और इसलिए मुझे याद आ रहा है, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो हमें पढ़ाया गया सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट। सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट में क्या कहना था इनका, सोशल रिफॉर्मर्स का? अरे किनसे लड़ने जा रहे हो? अंग्रेजों से लड़ने जा रहे हो। अगर अंग्रेजों से लड़ना है तो ये तकियानूस चीजों से बाहर निकलो, रूढ़िवाद से बाहर निकलो, अपने को मॉडर्नाइज करो, अपने बच्चों को शिक्षा दो, विधवा विवाह की इजाजत दो, बच्चियों को बचपन में शादी मत करो, सती प्रथा को खत्म करो, एजुकेशन को हथियार बनाओ। ये सोशल रिफॉर्म्स की मूवमेंट थी। महात्मा फूले को तो कितनी गालियां मिली, तो भी उसने अपनी पत्नी सावित्री को, फर्स्ट टीचर इन इंडिया, सावित्रीबाई फूले पहली महिला टीचर है हिंदुस्तान में, बनाया उसने। उस पे गोबर फेंका गया, गालियां दी गई, जगह जगह उसको निकलती थी तो उस पे पत्थर बरसाए जाते थे, बट शी वाज देयर। तो राजा राममोहन राय ने या विद्यासागर ने, बहुत बड़े बड़े सोशल रिफॉर्मर्स, और बहुत सारी और स्टेट्स के बड़े बड़े नाम है सोशल रिफॉर्मर्स के, तो उन्होंने क्या कहा था, जिससे लड़ने जा रहे हो तो समझो अपनी कमी और कमजोरी कहाँ है। इस पायदान से तुम नहीं लड़ सकते, उससे लड़ना है तो अपनी चेतना को सुधारो, अपनी शिक्षा को सुधारो, अपने शस्त्रों को तेज करो, और जो सप्रेशन की समाज के अंदर पॉलिटिक्स और बुनियाद बनी हुई है जातिवाद के नाम के ऊपर, उससे बाहर निकलो, छुआछात से बाहर निकलो। यही बातें थी जो बाबा अंबेडकर की बहुत से लोगों को फिर अट्रैक्ट भी की थी। वो बाद का फेज है, लेकिन पहले का फेज तो हमारा सूफी संतों का है। 500 साल का इतिहास है हमारा सूफी संतों का। उसके बाद हमारी 200 साल की इतिहास है सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट की, और उसके बाद हमारी पॉलिटिकल मूवमेंट जो तेजी से फ्रीडम मूवमेंट आगे बढ़ी, जिसमें वर्किंग क्लास ने बहुत रोल अदा किया। तो याद रखिए, ये नहीं हम सोच सकते कि कोई यूनियन के झंडे के नीचे आ गया तो वो महिला और पुरुष की बराबरी में अचानक यकीन करने लग गया, और वो अचानक ही छुआछात से नफरत करने लग गया, और वो अचानक ही ऊंच नीच के सोशल और कल्चरल जो बैरियर्स हैं उससे उसकी खत्म हो गए। हम जब पैदा होते हैं
तो हम ब्रिंगिंग अप प्रोसेस से क्रॉस करते हैं। हमारे को घर में क्या मिलता है, पाठशाला में क्या मिलता है, पीयर ग्रुप में क्या मिलता है, वो हमारी साइकोलॉजी बनाता है। तो जस्ट यूनियन मेंबर होने से मत समझिए कि एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट AITUC। यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट AITUC इज। दैट्स व्हाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। और दैट्स व्हाई मोदी से अगर लड़ना है तो ये सिविलाइजेशनल लड़ाई है कॉमरेड्स। डोंट थिंक इट एज ए सिंपल लड़ाई। उसने हमारी सिविलाइजेशन को चुनौती दी है। मिस्टर मोदी, योर RSS has given challenge to our civilization। तुम हमारी सिविलाइजेशन जो भाईचारे की है, हार्मनी की है, एक साथ रहने की है और फिर एक साथ बढ़ने की है, डाइवर्सिटी को रिस्पेक्ट करने की है, तुमने उस पे हमला बोला है। और याद रखना, तुम्हारा मुकाबला वर्किंग क्लास से भी हो रहा है और वर्किंग क्लास will not be caught on, and AITUC will see to it that the movements of working class are increased day by day. And that's why I expect from my comrades, it's not one individual or 15 secretariat members and a few vice president and together office bearers, वो सब ठेका लेंगे इस चीज का। यह हमारी वर्किंग कमेटी और ओनली जनरल काउंसिल। All the comrades who are listening and joining this meeting today understand, whole of AITUC has to work. It's not a question of one or two. Nobody is less important, nobody is more important. All can be militants, all can be genius. It is possible अगर हम सब लोग अपने अपने हिसाब से कंट्रीब्यूशन देने की कोशिश करते हैं। कलेक्टिव एफर्ट की जरूरत है। उसी कलेक्टिव एफर्ट से मोदी सरकार घबराती है। जो कलेक्टिव एफर्ट किसान ने दिखाई, ये डरी थी सरकार। और जो कलेक्टिव एफर्ट अगर पब्लिक की कंसाइंस में आ जाए, तो यहाँ हिमाचल के साथी ने क्या बोला, 4 सीटों से साफ हो गए तो जिस एजेंडा को पूछते भी नहीं थे उस पर बात करना शुरू कर दिया। दिस इज हाउ ये गवर्नमेंट वोट पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं सुनती। और अगर जनमानस में ओपिनियन क्रिएट कर दिया जाए तो या इनको बहुत सा एजेंडा रोकना पड़ेगा और या इनको फिर देश की जनता कुर्सी से उखाड़ेगी। और हमें अपने लेवल पे अपने संगठन को मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ना है। इतना ही कहते हुए आप सबको मैं ये कहना चाह रही हूँ, आई डोंट नो ओमिक्रॉन कितनी देर रहेगा। इट मे बी कि ओमिक्रॉन इस वायरस की म्यूटेशन तो होती रहेगी, तरह तरह के आएंगे, लेकिन ये वायरस कोविड से ओमिक्रॉन हुआ है तो ये वायरस हो सकता है ईयर एंड आते आते एंडेमिक में बदल दे सिचुएशन को। आई कांट से, नीदर यू कैन से। ये तो साइंटिफिक ट्रूथ और साइंटिस्ट लोग ही बताएंगे, एपिडेमियोलॉजिस्ट ही बताएंगे हमको। पर द सिचुएशन इज के ओपनिंग अप का जो सिचुएशन हुआ है, अब ये वायरस और नो वायरस लड़ाई तो चलेगी, नहीं तो ये तो हमारे को पूरा मलीदा बना देंगे जब तक फिर वायरस से अंतिम मुक्ति घोषणा की जाएगी। तो उसके इंतजार हमें नहीं करना है। अब तो हमें लड़ना है, हर लेवल के ऊपर लड़ना है और उस लड़ाई के अंदर देखा जाएगा क्या होता है। हमारा मिशन क्लियर होना चाहिए, हम अपने मिशंस के लिए लड़ेंगे। Come what may, that should be our determination, and with that determination I assure you this General Council in Hyderabad will become a milestone in the history of AITUC with collective efforts of all my dear comrades who could be present, all those who could not come because of different reasons. Salute to all of you, salute to all the comrades. Sabko sat shri akal, namaskar.